एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम क्लास 11 एंड क्लास 12 के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्योंकि इसमें हम हर चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। और देखिए, क्लास 11 के हमने ऑलरेडी सारे के सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, बट एक दो में मुझे मैसेज आया था कि उसमें थोड़ा सा साउंड का लैक है, तो वो हम फिर से अपलोड कर देंगे। बाकी अब आती है क्लास 12 की बायोलॉजी की बात, जिसमें कि 3 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हम आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो क्लास 11 एंड क्लास 12 के मिला के टोटल यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे काउंट किया है, तो यहाँ पे ये 6 यूनिट आता है। 6 यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं, उनमें से ये लास्ट चैप्टर है। और ये इतना लेंथी भी नहीं है, छोटा चैप्टर है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आती भी नहीं है चीजें, मतलब बहुत, क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट और चैप्टर में भी रिलेटेड है। तो ये चीजें रहेंगी। बाकी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, किसी को भी टैट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, टैट के रिगार्डिंग नोट्स, किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी हो, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली आपको फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चंस की। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि आपके सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो सके, और इसमें हमने हर चीज बताई है। तो चलिए देखो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि आपको पता है हर 10 इयर्स बाद ह्यूमन पॉपुलेशन चेक होती है। क्यों चेक होती है? पता तो लगे कितनी पॉपुलेशन है क्या नहीं है, उस चीज के लिए ये किया जाता है। सो डर्मेटोलॉजी की बात करें, ये आती है स्टडी ऑफ स्किन। जियोग्राफी आपको पता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड आती है। एंथ्रोपोलॉजी आती है, इसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमैनिटी के बारे में। और डेमोग्राफी आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन। याद रखिएगा, देखो चीजों को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेरे साथ चीजों को बोलते हुए चलना है। अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी कि क्या है, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं। अदरवाइज आप स्टक कर जाओगे एक ही जगह। तो ध्यान से चीजों को समझना है, तो आपको चीजों को बोलते हुए चलना है, जिससे कि आपको चीजें लर्न भी हो और इसमें आपको चीजें समझ भी आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हो रहा है, इसके ऊपर इश्यूज भी हो रहे हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करने के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया। देखो एक और चीज बताना चाहूंगी, फर्स्ट नंबर पे चाइना था पॉपुलेशन में है, और इंडिया सेकेंड नंबर पे है। बट अगर एरिया वाइज देखा जाए तो चाइना का एरिया ज्यादा है और इंडिया का कम है। सो ओवरऑल इंडिया की ही पॉपुलेशन ज्यादा है। और पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने से क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। लोगों को खाना नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और भी बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। इसके लिए बहुत सारे अभियान भी चलाए, बहुत सारी चीजें हुई भी। सो कुछ चीजें हैं, तो आपको कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन भी होगी कि क्या क्या है। बाकी अगर बात करें, जस्ट जनरल सा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश की रहती है, राइट। सो नाउ क्वेश्चन को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। जर्म थ्योरी, तो देखो सबसे पहले बात करें एडवर्ड जेनर। इन्होंने इम्यूनिटी के बारे में, बीमारी के बारे में बताया था, और इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। फिर बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी, एंटीबायोटिक की। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी के बारे में बोला था, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम ग्रोथ रेट। देखो ग्रोथ रेट एक फेज में नहीं चलती है, सीक्वेंस वाइज चलती है। सो अब देखो लैग फेज में थोड़ा 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 बढ़ रहा है,
तो एक्सपोनेंट में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, स्टेशनरी में स्टॉप हो गया। तो अब हम बात करें सबसे ज्यादा, तो एक्सपोनेंट फेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ फेज रहता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, जीरो ग्रोथ रेट। देखो अगर कोई पैदा हो रहा है तो नेटलिटी वर्ड करते हैं हम वर्ड यूज। अगर कोई किसी की डेथ होती है तो मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब नेट बर्थ नहीं हो रहा है तो यानी नेटलिटी जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीरो ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, राइज अप होना। अगर जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही डेथ, 5 पैदा हुए 5 मर गए, बैलेंस बना हुआ है तो इक्वल स्टेट रहता है। तो जीरो ग्रोथ रेट का, ग्रोथ मतलब राइज अप होना, तो राइज अप तो हो नहीं रहा है, ऊपर तो बढ़ा नहीं। जैसे हो सकता है 10 पैदा हुए 5 मरे तो 5 पॉपुलेशन बढ़ गई, इतना बढ़ गया, बट इसमें तो जीरो ग्रोथ रेट का मतलब है जितने पैदा हुए उतने की डेथ हो रही है। तो बैलेंस बिटवीन नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। अब नेटेलिटी का कंसेप्ट याद रखिएगा, जब कोई पैदा होता है तो उसे हम पॉजिटिव, और न मरता है तो नेगेटिव से शो करते हैं। इसमें दो आते हैं कंसेप्ट, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, कि उस अगर पर्टिकुलर एरिया का चेक करना हो तो किसने उस एरिया में आए, कितने वहां से गए, तो ये भी चेकआउट किया जाता है। नाउ, स्टेलाइजेशन इन मेल इज परफॉर्म सर्जिकली। देखो अब वन फैमिली टू चाइल्ड ऐसा अभियान है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो अब नेचुरल मतलब कोई प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि मेडिसिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराबी होती है, तो क्या किया जाता है, जो जहां से स्पर्म पास होना हो या यहाँ से एग पास होना हो तो उस एरिया को काट दिया जाता है, ताकि आगे बच्चे पैदा ना हो सके। जिनके बच्चे पैदा हो जाते हैं वो ऐसा कर लेते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर, छोटा सा होता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं होता। बात करें अगर मेल की, देखो ट्यूबैक्टी में होता है फैलोपियन ट्यूब, वुमेन्स की काटी जाती है तो वो ट्यूबैक्टोमी है। वासोक्टोमी जब वासा डिफरेंसिया काटा जाता है मेल का, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी है। सो लैप्रोटोमी, ये सर्जिकल एब्डोमेन कैविटी मतलब डायग्नोस्टिक सर्जरी है जो कि मतलब एब्डोमेन कैविटी की होती है। हाइस्टेरेक्टोमी, ये सर्जिकल ऑपरेशन है ऑल पार्ट ऑफ ए यूट्रस को। अब देखो किसी किसी को डिजीजेस होती हैं, कोई कुछ होता है, तो अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो इसके अंदर आ जाता है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमा फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर इनटू। देखो जब बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है मेल स्पर्म रिलीज किया, वुमेन ने एग रिलीज किया, दोनों मिले जाइगोट बन गया, एक सेल से दो बने, दो से चार बने, चार से फिर 8 बन गए, ठीक है, 8 से फिर 16 बन जाते हैं, और इस प्रोसेस को 72 आवर लगते हैं। और ये जब ये बन जाता है तो ये यूट्रस में फिट हो जाता है। यूट्रस में फिट हो गया तो बेबी आगे ग्रो करेगा, और यूट्रस में अगर फिट नहीं होता है तो बेबी आगे ग्रो नहीं करेगा। तो कई बार जैसे कि कई नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी हो, तो वो मेडिसिन यूज करते हैं, और मेडिसिन 72 आवर में ली जाती है ताकि प्रेगनेंसी ना ठहरे। क्योंकि ब्लास्टोमा जब फिक्स हो गया तो उसके लिए या तो सर्जरी करनी पड़ेगी, लॉन्ग प्रोसेस रहता है, तो वो रिस्की हो जाता है, तो ऐसा किया जाता है। तो इसमें आ गए यूट्रस में इम्प्लांट होता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज IUCD, ठीक है, तो क्या आ जाता है IUCD, तो इसमें आ जाता है आपका कॉपर टी, ठीक है। इसमें आता है इंट्रासेप्टिव कॉन्ट्रेप्सिव, मतलब यूटेराइन वॉल में फिक्स किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो, तो कॉपर टी आता है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सो नाउ देखो, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, सो कॉपर टी आता है, हार्मोनल आता है, बहुत सारे इसमें आते हैं। एमनियोसेंटेंसिस, एमनियोसेंटेंसिस टेक्निक इज ए विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन गैस्ट्रेशन में करते हैं। अब एमनियोसेंटेंसिस टेक्निक होती है जिसमें कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, वो सब कुछ चेक किया जाता है। बट क्या होता था पहले कि
लोग इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते थे, जिसकी वजह से जो वुमेन्स थी उनकी जनसंख्या कम होगी, क्योंकि वुमेन्स को मार दिया जाने लगा। वुमेन्स मर जाएंगी तो फिर आगे ग्रोथ कैसे होगी? तो इसके लिए इसको बैन किया गया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों ने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपनी जानें गंवाई, बहुत सारी चीजें हुई। राइट, तो याद रखिएगा। फिर पार्चुरेशन, बच्चे का बर्थ होता है। लैक्टेशन, मदर जब मिल्क रिलीज करती है। मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाता है वुमेन्स में। इन दिस इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कौन सा है? सो अगर बात करें IUDS है, ठीक है, क्योंकि HIF हाइपोक्सिया इंडिजिबल है। गैमेट इंफ्राफेलोपियन ट्रांसफर है, क्योंकि इसमें कई बार किसी को चाहिए होता है कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, उन्हें आर्टिफिशियल, तो वो बाहर जाइगोट बनाया था। किसी में ऐसा होता है जाइगोट नहीं बन पाता है, किसी में स्पर्म एबिलिटी नहीं होती, किसी में ओवम एबिलिटी नहीं होती, किसी की फैलोपियन ट्यूब वीक होती है तो वो ग्रो नहीं कर सकता। तो अलग अलग, कईयों में जाइगोट ट्रांसफर किया जाता है, कई में ब्लास्टोमा, कई में किस डायरेक्ट वुमेन्स में इंजेक्ट किया जाता है। IVF भी इसमें है, इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, ताकि बेबी बॉर्न हो सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? देखो, बैक्टीरियल एंड वायरस से आपको पता है बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सिफिलिस। याद रखिएगा क्या होता है, सिफिलिस एंड गोनोरोहिया। ये क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। हेपेटाइटिस की बात करेंगे, वायरस है, एड्स वायरस से होता है। प्लेग बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है, बट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है। ये ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इधर से उधर ट्रांसफर होगी, ये जनरल बीमारी है। राइट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ ए कॉज ऑफ ए डिजीज। तो इसे हम बोलेंगे एटियोलॉजी। देखो, चीजों को बोलोगे मेरे साथ तो चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी, और अगर आप चीजों को बोलोगे नहीं तो आप बस ऐसे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये चीजें रहेंगे। फिर आता है प्रोफाइलैक्सिस, इसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज। राइट, एपिडियोमोलॉजी, मायोलॉजी, इसमें आता है सॉरी, मोड ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ ए डिजीज। ठीक है, हर देखो क्वेश्चन को इसी तरीके से फॉर्म किया गया है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक कवर हों। अब किसी भी बुक में देखो तो यही क्वेश्चन होंगे, बट किसी में स्टडी ऑफ डिजीज से होगा, एटियोलॉजी क्या होता है ये होगा, प्रोफाइलॉक्सी क्या होता है, तो ऐसे ही करके 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन से। तो वही चीज मैं देख रही थी, मैंने 3-4 बुक स्टडी की तो मैं देखा यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। एक ही जगह पे आपको सारा मैटर मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल बैरियर यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल? तो बर्थ कंट्रोल के लिए जो मैकेनिकल बैरियर है वो है डायफ्राम। ठीक है, सो लूप ऑफ हैनल एंड कॉपर टी, ये इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, डेल्कॉन कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, ये देख सकते हैं। फिलेरियन इज कॉज बाय, देखो फिलेरियन जो है इसकी वजह से काफी ज्यादा एलिफेंटिक डिजीज होती है। जैसे कि फिलेरियन वॉर्म होते हैं, छोटे छोटे हैं, किसी और के अंदर ग्रो करते हैं, और अगर वो हमें काटे या तो उससे हमें बीमारी हो जाती है, तो ये इस केस में होता है। तो फिलेरिसिस इज कॉज थ्रू द बाइट ऑफ क्यूलेक्स, अगर काटे तो हो जाती है फिलेरिसिस। याद रखिएगा। सो एनाफिल से क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सैंड फ्लाई से मतलब लेशमानिया पैरालिसिस डिजीज होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होती है, बीमारियों वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एमनियोसेंटेंसिस इज ए प्रोसेस ऑफ, किसके लिए होता है? डिटरमाइन एनी डिजीज इन एम्ब्रियो, और ये बैन हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो एमनियोसेंटेंसिस टेक्निक है ये कब इंडिया में बैन हुई थी।
बैन इसलिए हुई थी क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता था, और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अगर टेस्ट होगा, इंसान मतलब उसको मारा जाता था, वुमेन्स की हेल्थ अफेक्ट करती थी, तो बहुत सारे क्राइम इसके बेसिस पे होने लग गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट दैट इज यूज्ड इन डायग्नोस ऑफ एड्स आर। एड्स के लिए क्या होता है? देखो, एड्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एचआईवी वायरस के थ्रू होती है। एक रिट्रोवायरस है जो कि मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट ऐसे नॉर्मल खाने पीने इससे नहीं फैलता। इसके बारे में काफी मिथ था, तो बहुत सारे लोगों को इससे सफर भी करना पड़ा जिनको होता था, क्योंकि ये जो भी जैसे ब्लड से कांटेक्ट करेंगे उनको भी हो जाता है, तो याद रखिएगा। सो एलिसा एंड इम्यूनोब्लास्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग इसमें होती है, तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो एलिसा अगर हम बात करें तो एलिसा आता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिट एसिड। और एड्स डे की बात करें तो 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। मेन बात है क्यों मनाया जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो, एड्स से लेके बड़ी मतलब वो थे मिसकंसेप्शंस कि हाँ एड्स वाले पेशेंट से दूर रखो, ये होता है, ये हो जाएगा, वो दूर कर दिया जाता था। अब जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड तो उसी के थ्रू हुआ होगा। कई बार ब्लड किसी का भी डोनेट कर देना, ब्लड से अगर किसी को हुआ हो उससे किसी और को ट्रांसफर होना, ये नॉर्मल हो जाता है। तो पर उनके साथ भेदभाव होने लगा, तो फिर वही है ना, उसके पीछे अवेयरनेस के लिए ये चलाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? तो बाकी तो है नहीं है इसमें, ट्राइकोमोनासिस है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। फिर आता है सर्वाइकल कैप आर मेंट फॉर्म। तो सर्वाइकल का बर्थ कैनाल, ठीक है, रिप्रोडक्शन आपको पता है, एमनियोसेटिक। तो जरूरी नहीं होता कि पेपर में आपको एक एक ऑप्शन आता हो, एक एक चीज आती हो। कई बार हमें ऑप्शन से पहचानना पड़ता है कि हाँ ये है। नेक्स्ट, प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक। ये तो पता ही है, अभी तो हमने किया 3 क्वेश्चन लिए, और ये मैंने इसलिए ऐड ऑन किए हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो जनरली हमें पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या चीज आती है, जरूरी है ये, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड ऑफ ए ओरल पिल। मतलब जैसे कि पिल्स जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह, प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए, तो प्रोजेस्ट्रॉन की जाती है, ठीक है, ओरल पिल्स। ऑक्सीटोसिन की बात करें, ये बर्थ हार्मोन है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, जब बेबी बॉर्न होना हो तब ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया जाता है। फिर बात करें रिलैक्सिन, तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो बॉडी खुद रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है ताकि नॉर्मल तरीके से फंक्शनिंग हो सके। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन, जब बेबी बॉर्न होता है तो मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होता है वुमेन में, तो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो प्रोलैक्टिन, देखो प्रेगनेंसी के दौरान इतने सारे चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि इतने सारे हार्मोन्स, कुछ ज्यादा रिलीज हो रहा है, कोई कम रिलीज हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, क्योंकि एक बच्चा ग्रो कर रहा है और उस टाइम पे बहुत सारी चीजें करी जाती हैं, तो उसके लिए ये है, राइट। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंटेड प्रेगनेंसी बाय, सो प्रिवेंटिव बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचा जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसमें आ जाएगा प्रिवेंट ओव्यूलेशन, कि ये हीट पीरियड इसे बोला जाता है। फिर आता है वोल्टा आर मीन्ट फॉर। वोल्टा वर्ड यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कि बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड है, ये क्या होता है क्या नहीं होता उससे रिलेटेड है ये। सो वोल्टा हम ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? देखो बाकी सारी चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं, इनमें से एक नहीं कर सकते, कि बाय बर्थ के टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं होती।
देखो क्नीफर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम, मतलब जो एलोसोमल होता है उस पे अफेक्ट करता है जब कोई चीज, तो वो आता है। सेक्स ऑफ फीटस भी चेक किया जाता है। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब जो 22 पेयर सेम होते हैं उनमें डिजीजेस होती है। जॉन्डिस को डिटेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। और एक और आता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो टर्नर और क्नीफर दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं। मतलब इसमें जो बेबी होता है उसका सेक्स को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि फीमेल में मेल के करेक्टर आ जाना, मेल स्टेरिलिटी होना, फीमेल स्टेरिलिटी होना, ये सारे डिफेक्ट आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रासेप्टिव सही, तो ये क्या करता है, सही मैंने बताया था ना आपको कि बहुत सारे बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तो उनमें से एक है सहेली। तो ये ब्लॉक करेगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस एंड प्रिवेंटिंग करेगा कि एग इम्प्लीमेंटेशन ना हो, राइट। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए पे हम क्लिक कर देंगे। तो इसके साथ होते हैं आपके 25 क्वेश्चन फिनिश। देखो 25 क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिटेल बोले तो बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं थी, क्योंकि चैप्टर ही छोटा है, इतना ज्यादा है ही नहीं इसमें। तो अब आपने क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि क्या है, कितने आए आपके क्वेश्चन, कितने आपके सही रहे, आपको कैसे करना है चीजें, तो वो चीजें ध्यान में रखनी, ठीक है। तो ये था आज की क्लास के बारे में। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।